एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे अपने कमरे के फर्श पर बैठी होती है। उसकी चारों तरफ मोमबत्तियां लगी थी और वो कोई मंत्र पढ़ रही थी। पता चलता है कि वो अपनी पूर्वज गुडी एडम्स की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। हालांकि अगले ही पल वेंसडे को पता चलता है कि वो गुड्डी की आत्मा नहीं है बल्कि एनिड है। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे से एक कागज कमरे के अंदर आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वेंसडे को उसके सवालों के जवाब चाहिए तो उसे रात के 12 बजे क्रैक स्टोन के तहखाने में आना होगा। रात के 12 बजते ही वेंसडे और एनिड दोनों उस जगह जाते हैं। डर से थर थर कांप रही एनिड तहखाने के अंदर जाने से मना कर देती है। तब वेंसडे अकेले ही उस तहखाने में प्रवेश कर जाती है। उस तहखाने में क्रैक स्टोन की कब्र के अलावा और कुछ नहीं था। तभी वेंसडे को वहाँ किसी के होने का आभास होता है, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। वेंसडे वहाँ जो कोई भी है उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी अचानक कब्र के पीछे से वेंसडे के क्लासमेट्स बाहर आते हैं। दरअसल आज वेंसडे का जन्मदिन था और उन सब ने मिलकर इस जगह पर वेंसडे के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। एनिड हाथों में केक लेकर अंदर आती है। जेवियर भी पुरानी बातें भूलकर उसे बर्थडे विश करने आया था। वेंसडे को वहाँ थिंक भी दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि थिंक ने ही उन सबको उसके बर्थडे के बारे में बताया है। तभी वेंसडे की नजर दीवार पर लिखे कुछ अक्षरों पर पड़ती है। वहाँ लैटिन भाषा में कुछ लिखा था। वहाँ लिखा था फायर विल रेन व्हेन आई अराइज, यानी मेरे लौटने पर आग की बरसात होगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्कूल में किसी ने आग की लपटों से फायर विल रेन लिखा था। वेंसडे कहती है कि इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा। इसके बाद जैसे ही वेंसडे उन अक्षरों को छूती है उसे फिर से एक विजन नजर आता है। वो खुद जमीन पर गिरी होती है। गुड्डी की आवाज से उसकी आंखें खुलती है। वेंसडे को गुड्डी एक गेट के उस पार नजर आती है। जब उसके करीब जाती है तो गुड्डी उसे दिल दहलाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि क्रैक स्टोन वापस आ रहा है। उस गेट की तरफ इशारा करते हुए गुड्डी कहती है कि अगर क्रैक स्टोन को रोकना है तो उसे इस जगह का राज जानना होगा। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो उसे उसकी शक्ति काबू करना सिखाने वाली है, लेकिन गुड्डी मना करते हुए कहती है कि उसे अपनी शक्तियों को काबू करना खुद ही सीखना होगा। इसके साथ ही गुड्डी उसे बताती है उसका रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होगा, यहाँ तक कि सबसे दूरी बनाए रखने में ही उसकी भलाई होगी, क्योंकि उसकी साइकिक शक्ति की वजह से वो सबको शक की नजर से ही देखेगी। उसे हर इंसान में अंधकार ही दिखाई देगा। इतना कहकर गुड्डी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वेंसडे अपने कमरे में उस गेट की ड्राइंग बना रही होती है जो उसने अपने विजन में देखा था। तभी थिंक बिस्तर के नीचे से एक काले रंग की पेटी निकालता है। वो दरअसल मोर्टिशिया और गोमेज ने वेंसडे को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजी थी। जब वेंसडे उसे खोलती है तो उसके अंदर मरी हुई गिलहरियां और उनकी चीरफाड़ करने के लिए कुछ सर्जिकल नाइफ और केमिकल्स थे। एनिड भी वेंसडे के लिए एक गिफ्ट लाती है। उसके अंदर एक स्कार्फ था। एनिड वेंसडे से कहती है कि उसके पास भी एक ऐसा ही स्कार्फ है और वो दोनों इन्हें पहनकर स्कूल जाया करेंगी। वेंसडे को उसका स्कार्फ कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन उसका दिल रखने के लिए वो कहती है कि उन्हें इसे किसी खास मौके पर पहनना चाहिए। दूसरी ओर मेयर प्रिंसिपल से अपने बेटे लूकस की करतूतों के लिए माफी मांग रहा था। लूकस और उसके दोस्तों ने रेवन पार्टी में जो हंगामा किया था उस वजह से प्रिंसिपल पहले से ही काफी नाराज थी। इसके साथ ही स्कूल के लॉन पर फायर विल रेन लिखा था, जिस पर प्रिंसिपल को शक था कि वो भी लूकस या उसके दोस्तों ने ही ये हरकत की है। मेयर उससे कहता है कि ये करतूत उसके बेटे लूकस ने नहीं है, क्योंकि उसने अपने बेटे को पिछले एक हफ्ते से घर में ही बंद कर रखा था। प्रिंसिपल मेयर को जल्द से जल्द उन लोगों के नाम पता करने के लिए कहती है। उसे अभी भी लूकस के दोस्तों पर ही शक था। मेयर कहते हैं कि इससे पहले उन्हें यूजिन पर जिसने हमला किया है उसका पता लगाना जरूरी है। उसके मुताबिक शक की सुई नेवरमोर के किसी स्टूडेंट पर जाकर ही रुकेगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल गुस्से में मेयर से कहती है कि अगर वो बेवजह नेवरमोर पर शक करता रहेगा तो नेवरमोर से जेरिको शहर के डेवलपमेंट के लिए जितने भी पैसे जाते हैं वे सब रुक जाएंगे। दूसरी ओर वेंसडे जले हुए लॉन को देख रही होती है कि तभी जेवियर उसके पास आता है। जेवियर वेंसडे से बर्थडे की रात जो विजन आया था उसके बारे में पूछता है। वेंसडे उसे हैरानी से पूछती है कि उन दोनों में फिर से बातचीत कब से शुरू हुई, जिस पर जेवियर कहता है कि उसने बर्थडे पार्टी में शामिल होकर इस बात की पहल कर दी। हालांकि वेंसडे को उसके साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो जेवियर से कहती है कि अभी भी उसे उस पर राक्षस होने का शक है। यह सुनते ही जेवियर मायूस हो जाता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि अगर कभी उसे उसकी जरूरत पड़े तो वह हाजिर है। उधर बियंका की नजर नेवरमोर की खिड़कियां साफ कर रहे लूकस पर पड़ती है। लूकस के हाथ में मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट था। मॉर्निंग सॉन्ग वही सेल्फ हेल्प फाउंडेशन है जिसकी बियंका की माँ चलाती है। बियंका उससे पूछती है कि उसे वो ब्रेसलेट कहाँ से मिला। लूकस बताता है कि पिछले हफ्ते जब वो कॉफी शॉप में गया था तब वहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से हुई थी। उस औरत ने उसे मॉर्निंग सॉन्ग नामक सेल्फ हेल्प ऐप के बारे में बताया। लूकस उसे कहता है कि वैसे तो उसे सेल्फ हेल्प जैसी चीजें बकवास लगती हैं, लेकिन उस दिन वो खुद को रोक नहीं पाया। बियंका समझ जाती है कि उसकी माँ ने लूकस पर सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया था। बियंका लूकस से कहती है कि उसे जल्द से जल्द
मॉर्निंग सॉन्ग से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उसका भला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे लोग तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़े हैं। लूकस बियंका की सलाह मान लेता है। वो बियंका से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे आज रात कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि बियंका कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। वेंसडे यूजिन से मिलने अस्पताल गई थी। वहाँ बेहोश यूजिन के साथ बात कर रही होती है। तभी वहाँ साइकाट्रिस्ट आती है। साइकाट्रिस्ट यूजिन के पेरेंट्स के कहने पर आई थी। यूजिन के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए अपने घर गए हुए थे। इस वजह से यूजिन की देखरेख के लिए उन्होंने साइकाट्रिस्ट को यहाँ भेजा था। साइकाट्रिस्ट अपने साथ लाए पीले फूलों के गुलदस्ते को वहाँ रखती है और वेंसडे से हालचाल पूछती है। वेंसडे उसे हाल ही में उसकी लाइफ में घटी घटनाओं के बारे में बताती है, जैसे कि उसने कब्र खोदी थी और अपने पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की थी। अगले सीन में वेंसडे कॉफी शॉप में एक किताब पढ़ रही होती है। तभी टाइलर कॉफी लेकर उसके पास आता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। टाइलर उसे बताता है कि उसने कल रात गुफा में केक पहुंचाया था, जो उसने स्पेशली उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। बातों ही बातों में वेंसडे उसे गेट का चित्र दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने पहले कभी उस जगह को देखा है। हालांकि टाइलर भी उस गेट को पहली बार ही देख रहा होता है। उसके मुंह से ना सुनते ही फिर से वह अपनी किताब पढ़ने में लीन हो जाती है। वेंसडे ने गुड्डी की अकेले रहने की सलाह मान ली थी, इस वजह से टाइलर को नजरअंदाज कर रही थी। वेंसडे का बदला हुआ रवैया देखकर टाइलर उससे पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है, लेकिन इस पर वेंसडे कुछ नहीं कहती। तभी शेरिफ वहाँ आता है। वेंसडे उसके पास जाती है और कहती है कि लोन में आग से लिखे जो शब्द थे, उसे वही शब्द क्रैकस्टोन की गुफा में लिखे मिले। उन दोनों में जरूर कोई शामिल है, लेकिन शेरिफ उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। वेंसडे कॉफी शॉप से सीधे जेवियर के आर्ट रूम में उससे मिलने जाती है। वो उसे भी वही गेट का चित्र दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। जेवियर उसे अपनी एक पेंटिंग दिखाता है। उसने भी उसी गेट की तस्वीर बनाई होती है। जेवियर बताता है कि उसे फिर से वही सपने आ रहे हैं। 2 दिन पहले आए सपने में उसने ये गेट देखा था। वो आगे वेंसडे को बताता है कि ये गेट्स फैमिली का पुराना बंगला है। वो हर रोज जॉगिंग करते समय इस बंगले के सामने से गुजरता है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी थिंक वेंसडे को इशारा करता है और एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है। उस कपड़े के पीछे वॉयलिन बजाती वेंसडे की पेंटिंग होती है। जेवियर अपनी सफाई में कहता है कि डांस वाली रात के बाद उसने उसे भूलने की काफी कोशिश की, लेकिन भूला नहीं पाया। उसने बस पेंट करना शुरू किया और उसकी तस्वीर बन गई। लेकिन इस पर भी वेंसडे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कॉफी शॉप में बियंका लूकस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी लूकस वहाँ आता है। लूकस ने बियंका से वहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे वहाँ देखकर लूकस को काफी अच्छा लगता है। लूकस बियंका को दिखाता है कि उसने उसके कहने पर मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट अपने हाथ से निकाल दिया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। बियंका उसे बताती है कि उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था कि क्योंकि वो एक सायरन है, वो कितने भी अच्छे काम कर ले, कुछ लोग उसे बुरा ही समझेंगे। बियंका उसे गलत साबित करना चाहती थी। लूकस उसके इस जज्बे की तारीफ करता है और अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोगों को वो एक नकारा लड़का लगता है और उसने भी आज तक उनकी सोच बदलने के लिए कुछ खास नहीं किया। लूकस आगे कहता है कि जब उसने रेवन पार्टी में हंगामा किया था, उस दिन उसे अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी दिन उसने खुद को बदलने की ठानी थी। बियंका उसके उठाए इस कदम की तारीफ कर उसका हौसला बढ़ाती है। वेंसडे ने गैरेट गेट्स के बंगले को ढूंढ लिया था। वो देखती है कि गेट का ताला टूटा हुआ है। वो चुपके से गेट के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक जाती है, उसे बंगले से कोई बाहर आते हुए दिखाई देता है। वह तेजी से वहाँ से भागकर छुप जाती है। दरवाजे से मेयर आता है। मेयर शेरिफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि शायद उसने असली मुजरिम का पता लगा लिया है। वो शेरिफ को कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है। वेंसडे थिंक को उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है और खुद मेयर की गाड़ी में जाकर छुप जाती है। मेयर की गाड़ी कॉफी शॉप के सामने आकर रुकती है, जहाँ शेरिफ उसका इंतजार कर रहा था। मेयर गाड़ी से उतरकर कॉफी शॉप की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी एक नीले रंग की गाड़ी मेयर को उड़ाकर चली जाती है। अगले सीन में वेंसडे शेरिफ के साथ कॉफी शॉप में बैठी होती है और एम्बुलेंस मेयर को अस्पताल में ले जा रही होती है। शेरिफ वेंसडे से पूछता है कि वो मेयर की गाड़ी में क्या कर रही थी। वेंसडे उसे बताती है कि उसने मेयर और शेरिफ की बातें सुन ली थी और कातिल के बारे में जानने के लिए वो उस गाड़ी में बैठी थी। शेरिफ उसका बयान लेकर उसे छोड़ देता है, लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल वेंसडे पर काफी चिल्लाती है। वो पूरे स्कूल में लॉकडाउन लगा देती है। इस वजह से वो हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। जब वेंसडे अपने कमरे में अपनी किताब लिख रही होती है, तब बॉटनी टीचर उससे मिलने आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रिंसिपल ने जो पाबंदियां लगाई हैं, वो उसके भले के लिए ही है। बॉटनी टीचर वेंसडे को सलाह देती है कि उसे राक्षस जैसी खतरनाक चीजों से दूर ही रहना चाहिए और ये सब पुलिस को हैंडल करने देना चाहिए। वेंसडे को लगता है कि उसे प्रिंसिपल ने भेजा है, लेकिन बॉटनी टीचर वहाँ उसे वेंसडे की परवाह होने की वजह से खुद ही आई थी। हालांकि वेंसडे उसे कहती है कि उसकी चिंता करने के लिए उसके पास पहले से माँ और साइकाट्रिस्ट है। ये कहकर बॉटनी टीचर को वह वहाँ से जाने के लिए कहती है। बेचारी बॉटनी टीचर मायूस चेहरा लेकर वहाँ से
चली जाती है। अगली सुबह वेंसडे टाइलर को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ डिनर के लिए जाने के लिए तैयार है। वेंसडे के बर्थडे के दिन टाइलर ने ही उसे डिनर के लिए पूछा था और वेंसडे उसका जवाब आज दे रही थी। वो उसे आज रात नेवरमोर के गेट पर मिलने के लिए कहती है। शेरिफ टाइलर को वेंसडे के साथ बात करते हुए सुन लेता है। वो टाइलर को वेंसडे उसके लिए सही नहीं है ये कहकर उससे दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि वो वेंसडे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता है। शेरिफ का इशारा टाइलर की माँ की तरफ होता है। इस बात से उसमें और शेरिफ में थोड़ी सी बहस छिड़ जाती है, लेकिन शेरिफ को उसके बारे में बात नहीं करनी कहकर वहाँ से वो चले जाता है। रात में वेंसडे टाइलर के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार बैठी होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हॉस्टल में फंसी हुई थी। तभी उसका दिमाग में एक सुझाव आता है कि वो बड़ी चालाकी से एनिड से कहती है कि बर्थडे के दिन उसने एनिड की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की तारीफ नहीं की थी, इसलिए आज वो उसके साथ फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। इस वजह से वो एनिड से स्कूल से बाहर निकलने की कोई तरकीब ढूंढने के लिए कहती है। वेंसडे जानती थी कि आज पूर्णिमा की रात है, इस वजह से वेयरवुल्फ स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर पिंजरों में कैद किया जाता है। उसकी सरप्राइज पार्टी की तारीफ सुनकर एनिड खुश हो जाती है और वेंसडे से कहती है कि आज रात वो टीचर्स को बताएगी वो भी पिंजरे में कैद होने वाली है और उसे कैद करने का काम वो वेंसडे को दिलवाएगी। इस तरह दोनों स्कूल से बाहर जा सकेंगे। इसके बाद दोनों टाइलर की कार में जाकर बैठ जाते हैं। टाइलर वेंसडे के साथ एनिड को देखकर चौंक जाता है। एनिड की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। दोनों को लगा था कि वो दोनों वेंसडे के साथ अकेले जाने वाले हैं। वेंसडे टाइलर को कहती है कि उसे प्लान थोड़ा बदलना पड़ा। वह उसे चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए कहती है। दूसरी ओर जेवियर वेंसडे के कमरे में जाता है। उसे टाइपराइटर की आवाज आती है। उसे लगता है कि वेंसडे वहाँ हो, लेकिन खिड़की खोलने के बाद उसे थिंक वहाँ दिखता है। वो थिंक से वेंसडे के ठिकाने के बारे में पूछता है। वेंसडे टाइलर और एनिड को लेकर गेट्स के बंगले पर गई थी। टाइलर और एनिड अब तक समझ चुके थे कि वेंसडे ने उनसे पार्टी और डेट के बारे में झूठ कहा था। वेंसडे उनसे कहती है कि अगर वो दोनों वहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अब बंगले का रहस्य खोज कर ही जाएगी। दोस्ती की है तो निभानी ही पड़ेगी। ये सोचकर एनिड और टाइलर भी उसके साथ बंगले के अंदर जाते हैं। दोनों डर से थर-थर कांप रहे थे। वेंसडे अपनी खोजबीन शुरू करती है। वेंसडे घर का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। टाइलर उससे हटने के लिए कहता है और खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भी नहीं खोल पाता। एनिड भी दरवाजे पर अपना हाथ आजमाने आगे आती है और वो बड़ी ही आसानी से उस दरवाजे को खोल देती है। एनिड की शक्ति देखकर टाइलर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। एनिड उसे बताती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है। जब वे तीनों गैराज के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक कपड़े से ढकी हुई कार दिखती है। ये वही कार थी जिससे खूनी ने मेयर का खून किया था। एनिड घबराते हुए कहती है कि उन्हें तुरंत टाइलर के पिता को कॉल करके इस बात के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन वेंसडे ये कहते हुए मना करती है कि अगर उन्होंने शेरिफ को अभी ये बात बताई तो शेरिफ ये बात प्रिंसिपल को बता देगा, और अगर प्रिंसिपल को पता चला कि लॉकडाउन के बावजूद भी वेंसडे स्कूल से बाहर गई है तो वो उसे स्कूल से निकाल देगी। फिर तीनों घर के अंदर अपनी खोजबीन जारी रखते हैं। पूरे घर के अंदर जगह जगह जाली लगी हुई थी। जब वेंसडे लाइब्रेरी देख रही होती है तो वहाँ उसे बटन की तरह दो चोरस दिखाई देते हैं। उन्हें दबाते ही दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर होता है एक खुफिया कमरा। उस कमरे की दीवार पर क्रैक स्टोन की तस्वीर टंगी होती है और नीचे कुछ बुझी हुई मोमबत्तियां होती हैं। वहाँ खून से लिखा होता है ब्लड विल रेन व्हेन आई अराइज, यानी जब मैं आऊंगा तब खून की बरसात होगी। वेंसडे मोमबत्तियों को छूकर देखती है तो पता चलता है कि मोमबत्तियों को बुझकर ज्यादा समय नहीं हुआ है। शायद खूनी अभी भी बंगले के अंदर ही था। ये सुनते ही एनिड के होश उड़ जाते हैं। बंगला काफी बड़ा होने की वजह से वेंसडे टाइलर को ग्राउंड फ्लोर चेक करने के लिए कहती है और खुद एनिड के साथ ऊपर की तलाशी लेने जाती है। ऊपर जाने के बाद वेंसडे एनिड को अलग अलग होकर कमरों की तलाशी लेने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद एनिड और ज्यादा घबरा जाती है। वो वेंसडे को मना करती है, लेकिन वेंसडे उसे समझाती है कि जितनी जल्दी हम तलाशी पूरी कर लेंगे उतनी जल्दी यहाँ से निकल सकेंगे। एनिड घबराते हुए तलाशी जारी रखती है। थोड़ी देर बाद एनिड वेंसडे को एक कमरे में तुरंत आने के लिए कहती है। वो कमरा बाकी कमरों से काफी अलग दिख रहा था। उस कमरे में ना तो जालियां थी, ना ही धूल का कोई खतरा, जैसे कोई वहाँ पर रहता हो। वेंसडे को उस कमरे में ताजे पीले गुलाब के फूल भी दिखते हैं। वहीं मेज पर एक छोटी सी पेटी भी होती है, जिसके अंदर एक नाचती हुई गुड़िया होती है। वेंसडे की नजर उस पेटी पर लिखे एलजी पर जाती है। वेंसडे एलजी का मतलब लॉरेल गेट्स होगा यह अनुमान लगाती है। लॉरेल गेट्स गैरेट गेट्स की छोटी बहन थी, जिसकी डूबने से मौत हो गई थी। तभी उन्हें नीचे कुछ टूटने की आवाज आती है। अगले ही पल उन्हें टाइलर की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें जल्दी से भागने के लिए कह रहा था। राक्षस बंगले में आ चुका था। वेंसडे और एनिड राक्षस की परछाई देखकर लिफ्ट की तरफ भागती है। वो दोनों लिफ्ट में छुप जाती है। तभी राक्षस वहाँ आता है। राक्षस जोर जोर से लिफ्ट के दरवाजे को ठोकता है। इस वजह से लिफ्ट की रस्सियां टूट जाती है और लिफ्ट धड़ाम से नीचे बेसमेंट में आ गिरती है। बेसमेंट में बना वो कमरा एक लैब की तरह लग रहा था,
जब वेंसडे ध्यान से इधर उधर देखती है तो उसे एक रैक में कुछ कांच के बर्तन दिखाई देते हैं जिनके अंदर इंसान को कटे हुए अंग थे। वेंसडे समझ जाती है कि यह उन्हीं लाशों के अंग है जिनका राक्षस ने खून किया था, लेकिन तभी राक्षस वहां आता है। एनिड वेंसडे को खिड़की से भागने का रास्ता दिखाती है। दोनों थोड़ी दूर गए ही होते हैं कि वेंसडे वापस बंगले की तरफ भागना शुरू करती है। वो टाइलर को लेने वापस जा रही थी। बंगले में पहुंचने के बाद उन्हें टाइलर जख्मी हालत में दिखाई देता है। तभी जेवियर भी वहां आता है। वेंसडे उसे मां देखकर चौंक जाती है। अगले सीन में सब टाइलर के घर में होते हैं और वेंसडे टाइलर के जख्मों पर मरहम पट्टी लगा रही होती है। उसी वक्त शेरिफ घर के अंदर आता है। अपने बेटे को घायल देखकर शेरिफ गुस्से से वेंसडे पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी टाइलर मैं ठीक हूँ कहकर उसे बीच में ही रोक देता है। वेंसडे शेरिफ को तुरंत अपने साथ गेट्स के बंगले में चलने के लिए कहती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। खूनी ने उनके पहुंचने से पहले ही सारे सबूत वहां से हटा दिए थे। वेंसडे शेरिफ को वो सब बताने की कोशिश करती है जो कुछ उसने वहां देखा था, लेकिन अपने बेटे को लगी चोट से पहले से ही परेशान शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे कड़े शब्दों में बताता है कि आज के बाद वो टाइलर और इस केस से दूर ही रहेगी। शेरिफ उसे नेवरमोर के गेट पर छोड़कर चला जाता है। नेवरमोर में प्रिंसिपल वेंसडे का ही इंतजार कर रही थी। वेंसडे ने नियमों का जो उल्लंघन किया था उसकी सजा में वो उसे स्कूल से निकालने के लिए तैयार थी, पर वेंसडे अपने बचाव में उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वह सब इस स्कूल को बचाने के लिए किया। वो रोवन की माँ की बनाई वो तस्वीर निकालती है जिसमें उसने भविष्यवाणी की थी वेंसडे स्कूल को तबाह करने वाली है। वो तस्वीर दिखाकर वेंसडे प्रिंसिपल को बताती है कि रोवन की माँ गलत थी, वो उस स्कूल को बचाने आई है, न कि तबाह करने। इतना कहकर वेंसडे प्रिंसिपल से एक आखिरी मौका मांगती है। साथ ही वो एनिड और जेवियर को भी माफ करने की गुजारिश करती है। प्रिंसिपल उसकी बातों से थोड़ी शांत हो जाती है। गुस्से में ही सही, लेकिन वो वेंसडे को एक आखिरी मौका दे देती है। कमरे में पहुंचने के बाद वेंसडे को एनिड अपना सामान पैक करते हुए दिखाई देती है। वो वेंसडे से काफी गुस्सा थी। एनिड वेंसडे से कहती है कि आज वेंसडे की वजह से उसकी जान जा सकती थी। हालांकि वेंसडे अपने रूखे ढंग में उससे कहती है कि वो उससे पहले ही माफी मांग चुकी है और इस केस को सुलझाने में और भी करीब पहुंच चुकी है। उसकी बातें सुनकर एनिड को और गुस्सा आ जाता है और उसे उसकी दोस्ती की कोई कदर नहीं है कहकर अपनी दूसरी दोस्त के कमरे में रहने चली जाती है। उसके जाते ही वेंसडे मायूस होकर जमीन पर बैठ जाती है। आज पहली बार उसे किसी के जाने के बाद अफसोस हो रहा था, लेकिन उसे गुड्डी की बात याद आती है कि अकेले रहने में ही उसकी भलाई है। तभी उसे गेट्स के बंगले से मिले उस बक्से की याद आती है। वेंसडे उस बक्से को टटोलने लगती है। तभी उस बक्से से नीचे कुछ गिरता है। जब वह उसे उठाकर देखती है तो दंग रह जाती है। वो वेंसडे की तस्वीरें थी। खूनी उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एपिसोड के अंत में अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे मेयर की ऑक्सीजन पाइप को किसी को निकालते हुए दिखाया जाता है और मेयर जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था उसके शरीर पर कफन का पर्दा डालकर ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखना न भूले वेंसडे का अगला भाग।